जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आपका भाई आपका खादिम मोहम्मद आसिफ आपके साथ है इस वक्त। आप लोग भी थोड़े हैरान हो रहे होंगे कि आखिरी दिन है तैयारी के और सर अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहे। तो भाइयों, मुझे तो कोई दिन रात आपको इन दिनों में पढ़ाने का शौक नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सारा सेशन में उन्होंने इतना नहीं पढ़ा होता जितना इन दिनों में पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे वो पढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही उनकी तरफ से कोई बहुत से क्वेश्चन और बहुत सी फरमाइशें भी सामने आ रही हैं। जैसे स्टूडेंट्स अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई स्पेशल टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवा दें। कभी रिक्वेस्ट करते हैं कि सर कोई रिवीजन सेशन हो जाना चाहिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे थ्रू आउट द सेशन पूरे हफ्ते में इतनी क्वेरीज नहीं आती थी जितनी आजकल एक एक दिन में क्वेरीज आ जाती हैं। उसी तरह कुछ स्टूडेंट्स ये फरमाइश कर रहे थे कि सर हमारे बुक के कुछ चैप्टर्स की आई कैप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आई कैप की बुक में स्टडी टेक्स्ट में उन सबको एक ही सीटिंग में डिस्कस कर दें। तो उनमें से ज़ाहिर है हम टीचर्स सिर्फ ये मेरे साथ ही नहीं बाकी सारे टीचर्स के साथ भी इसी तरह है। और ख़ास तौर पे जो लॉ के टीचर्स हैं उनके साथ वो इस फेज़ में मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादा बिजी होंगे सेशन के दौरान की निस्बत, क्योंकि ये अटैम्प्ट लॉ के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रिटिकल अटैम्प्ट है। तो उसमें जितना हम टीचर से हो सकता है हम आपके साथ कोऑपरेट करने की और आपकी जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं उनको एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। तो उसी सिलसिले में मैंने भी ये डिसाइड किया कि कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो सीला में चैप्टर 14, 15, 16 है इनके जो आई कैप की बुक के क्वेश्चंस हैं सारे वो एक ही सिटिंग में आप डिस्कस कर दीजिए हमारे साथ। इसके एक फ़ायदा तो ये होगा कि 5 पेपर की प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ जो चैप्टर के कंसेप्ट की रिवीजन है वो भी हो जाएगी। तो मुझे भी ये सेशन अच्छी लगी। तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक ही सिटिंग के अंदर ज़्यादा आपका टाइम भी ना लिया जाए और इस 1 घंटे सवा घंटे के अंदर अंदर जितने भी मैक्सिमम डिस्कशन पॉसिबल हो आप लोगों के साथ केस स्टडीज़ की खास तौर पे और रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन की भी डिस्कशन आपके साथ हो जाए। तो ये वीडियो उसी सिलसिले का की पहली कड़ी है। अ, इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस आई कैप की बुक में और जो राइस की बुक है वॉल्यूम 1 उसमें दोनों में सेम है। इसलिए चाहे आप आई कैप की बुक यूज कर रहे हो चाहे राइस की बुक यूज कर रहे हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की डिस्कशन को। चैप्टर 14 में चलते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जी क्वेश्चन 1 क्या कहता है? ABC लिमिटेड ए पब्लिक कंपनी हैज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ ₹8 million डिवाइडेड इनटू 800,000 ऑर्डिनरी शेयर। अच्छा, ये अहम फ्रेज है, इसको आप केस स्टडी में आई कैप अक्सर यूज करता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल है 8 मिलियन का डिवाइडेड इनटू 800,000 ऑर्डिनरी शेयर। आई कैप आपको एग्जाम क्वेश्चन में दो तरह से शेयर कैपिटल बता सकता है। एक या तो नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर बताएगा और उसकी फेस वैल्यू बता देगा और यहाँ टोटल शेयर कैपिटल बता देगा। तो सम टाइम हमने ऑथोराइज शेयर कैपिटल से और फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होते हैं और सम टाइम हमने नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर और फेस वैल्यू से दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑथोराइज शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन जहन में रखिएगा कि किस कंसेप्ट में आपका नंबर ऑफ शेयर्स यूज हो रहे हैं और किस कंसेप्ट में आपका शेयर कैपिटल यूज हो रहा है। शेयर कैपिटल से मुराद अमाउंट है शेयर कैपिटल की और ऑर्डिनरी शेयर से मुराद नंबर ऑफ शेयर्स है और दोनों में जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली फेस वैल्यू की वजह से होता है। कह रहा है द इशूड शेयर कैपिटल इज 400,000 ऑर्डिनरी शेयर। जो इशूड शेयर कैपिटल है वो 400,000 ऑर्डिनरी शेयर है। इसका मतलब ये है टोटल 800,000 ऑर्डिनरी शेयर था, इशूड 400, आधा अभी शेयर कैपिटल इशू हुआ है और आधा अभी इशू नहीं हुआ। ऑल ऑफ दिस 400,000 शेयर्स आर फुल्ली पेड। सारे के सारे जो शेयर कैपिटल है जो इशू किया गया है वो फुल्ली पेड है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है ए व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच शेयर यानी फेस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपली आपने टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देना है। टोटल ऑथोराइज शेयर कैपिटल को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर से। तो 8 मिलियन डिवाइडेड बाय 800,000 तो ये वैल्यू आएगी 10 रुपीज, यानी एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपीज। ये कैलकुलेशन एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस में आपने यूज करनी होगी, इसलिए इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
डी में कह रहा है व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है, वाइंड अप होती है, तो शेयर होल्डर्स की क्या लायबिलिटी है। याद रखिए चूंकि शेयर्स फुली पेड है इसीलिए शेयर होल्डर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर पार्टली पेड शेयर होते तो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स तक लायबिलिटी होती शेयर होल्डर की। इस केस में शेयर होल्डर्स की कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो लायबिलिटी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ordinary shares in a company are divided into 500,000 shares all of ₹10 each। इसका मतलब है टोटल जो शेयर कैपिटल हो गया वो 5 मिलियन का हो गया। पार्ट ए में कह रहा है कैन इट हैव मोर देन वन क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। क्या ऑर्डिनरी शेयर्स के अंदर ही एक से ज्यादा क्लासेस हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। हमने बहुत सी केस स्टडीज भी की है जिसमें बता रहा होता है कि एक कंपनी की ऑर्डिनरी शेयर की क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है। तो बिल्कुल मोर देन वन क्लासेस हो सकती हैं अगर आपने रजिस्टर करवाई हुई है। बी में कह रहा है कैन इट हैव डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट ऑर्डिनरी शेयर्स। बिल्कुल हर क्लास के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं। याद रखिए क्लास ए के राइट्स क्लास बी से डिफरेंट हो सकते हैं, क्लास बी के राइट्स क्लास सी से डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन विद इन द सेम क्लास, क्लास ए के अंदर जितने भी शेयर्स होंगे उनके राइट सेम होंगे। यानी क्लास ए के राइट्स क्लास बी से डिफरेंट होंगे लेकिन विद इन द सेम क्लास हर शेयर होल्डर के राइट्स सेम होंगे। तो इसका जो आंसर हुआ यस, बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर में हैव डिफरेंट राइट्स। और आपको याद होगा हमने एक कंसेप्ट भी पढ़ा है कि क्या किसी क्लास के राइट्स को वेरी किया जा सकता है शेयर होल्डर के राइट्स को, तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। तो जाहिर है डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उनके डिफरेंट राइट्स होते हैं, तो उनकी वेरिएशन की बात होती है ना। तो बी का आंसर यस, डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड हैज गॉट एन ऑथराइज्ड ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 500 मिलियन डिवाइडेड इनटू 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। चलिए ये हमें पता चल गया कि जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो है 500 मिलियन का, 50 मिलियन शेयर्स में डिवाइडेड है ₹10 ईच के। आउट ऑफ टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल ₹200 मिलियन इज ऑलरेडी पेड अप, यानी 200 मिलियन पेड अप है, 300 मिलियन अभी पेड अप नहीं है। ऑथोराइज तो है, पेड अप नहीं है। कंपनी डिड नॉट रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी ने रजिस्टर नहीं करवाए एट टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हाउएवर इट वांट्स टू रजिस्टर प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹250 मिलियन नाउ। ये 250 मिलियन के प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर कराना चाहती है, क्या ये अब कर सकती है? ये बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते थे कि सर अगर एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंस शेयर इशू रजिस्टर नहीं करवाए गए तो क्या इनकॉर्पोरेशन के बाद इशू हो सकते हैं? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल इशू हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की डिफरेंट काइंड होते हैं, यानी ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। और आपके पास अगर प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर करवाने हैं तो उसका मेमोरेंडम में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है अगर वो इशू करना चाहते हैं आप। तो अभी चूंकि प्रेफरेंस शेयर रजिस्टर नहीं करवाए हुए मेमोरेंडम में, अगर उसको इशू करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपको इसे मेमोरेंडम में अल्टरेशन करवानी पड़ेगी। अच्छा यहाँ पे चीज ध्यान में रखिएगा, अल्टरेशन दो तरह से हो सकती है। आप नोट कीजिए यहाँ पे 500 मिलियन टोटल शेयर कैपिटल है, 200 मिलियन इशू कर दिया गया, 300 मिलियन अभी इशू नहीं किया हुआ। तो इसका मतलब है कि आप दो तरह से अल्टरेशन कर सकते हैं। एक तो ये कि जो आपका टोटल कैपिटल है वो 500 मिलियन ही रहने दे, उसके दो हिस्से कर लें। एक हिस्सा आपका हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर का 250 मिलियन का, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा ऑर्डिनरी शेयर 250 मिलियन। यानी टोटल शेयर कैपिटल सेम रहेगा, आप उसको सब डिवाइड कर लेंगे ऑर्डिनरी में और प्रेफरेंस में। दूसरा तरीका यह है कि जो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है 500 मिलियन, इसे इतना ही रहने दें, आप मजीद इसको इंक्रीज कर लें, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करके 500 प्लस 250 प्रेफरेंस शेयर मजीद इसमें ऐड करवा लें और 750 मिलियन के साथ शेयर कैपिटल रजिस्टर करवा लें। इससे होगा ये कि आपका ऑर्डिनरी शेयर 500 मिलियन ही रहेगा, जितना आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करना है उतने से आप शेयर कैपिटल को इंक्रीज करके रजिस्टर करवा लेंगे रजिस्ट्रार से। तो ये दो तरीके हैं। इन शॉर्ट दोनों केसेस में हमने अगर ऑलरेडी प्रेफरेंस शेयर को रजिस्टर नहीं करवाया तो इनकॉर्पोरेशन के बाद रजिस्टर करवा सकते हैं बाय अल्टरेशन इन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, डायरेक्टर ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी फ्रॉम ₹100 मिलियन टू ₹200 मिलियन। 100 मिलियन से शेयर कैपिटल बढ़ा के 200 मिलियन करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म देम अबाउट द रेलिवेंट प्रोविजंस रिगार्डिंग इंक्रीज इन ऑथराइज्ड कैपिटल कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट।
अच्छा, पहले क्वेश्चन 3 में उसने सिर्फ अल्ट्रेशन के बारे में पूछा था कि भाई ये पॉसिबल है कि नहीं। क्वेश्चन 4 में पूछ रहा है कि मुझे इस अल्ट्रेशन का प्रोसीजर भी बताओ। तो प्रोसीजर सिंपल है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है। तीन स्टेप्स में हमने अल्ट्रेशन शेयर कैपिटल करनी होती है। सबसे पहले ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल्स होना चाहिए, यानी आर्टिकल्स में ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि कंपनी शेयर कैपिटल की अल्ट्रेशन कर सकती है। दूसरी चीज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, और तीसरी चीज उस स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिफिकेशन भेजेंगे रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। और यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान में रखेगा, बहुत से स्टूडेंट 15 दिन और 30 दिन को मिक्स कर देते हैं। जनरल रूल क्या हमारा कि जब कभी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, जब कभी कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी, हमने रजिस्ट्रार को 15 दिन के अंदर अंदर नोटिफाई करना होता है। और उस स्पेशल रेजोल्यूशन की वजह से जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में अल्ट्रेशन हुई, तो अल्टर्ड मेमोरेंडम या आर्टिकल्स की कॉपी ये 30 दिन में रजिस्ट्रार को जमा करवानी है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास की है 15 दिन के अंदर, उसका नोटिफिकेशन रजिस्ट्रार को बता रहे हैं कि सर हमने ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया। आप चाहे तो अल्टर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ ही भिजवा सकते हैं रजिस्ट्रार को, या चाहे तो उनके लिए अल्टर्ड मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के लिए फाइल करने के लिए 30 दिन का पीरियड है, वो बाद में 30 दिन के अंदर भी सबमिट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सेगा लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी हैज 2 क्लासेस ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 2 क्लासेस हैं, क्लास ए और क्लास बी। हमने अभी पढ़ा कि ऑर्डिनरी शेयर की डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं, जिनके हो सकता है कि डिफरेंट राइट्स हो। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है तो उसके लिए डेफिनेटली आपको उनको कोई ना कोई इंसेंटिव देना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आगे कोई इंसेंटिव देने की बात कर रहा है कि नहीं। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, द डायरेक्टर्स इंटेंड टू इशू ए न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर। डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि न्यू क्लास ऑफ ऑर्डिनरी शेयर क्लास सी इशू की जाएगी। जाहिर है इसमें अट्रैक्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को कुछ फेवरेबल चीजें बताई गई होंगी, कुछ उनको राइट्स ऐसे दिए गए होंगे जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है विद नो वोटिंग राइट्स। नो वोटिंग, आप खुद जरा सोचिए, अगर वोटिंग राइट्स की क्लास सी को कोई नहीं होंगे तो क्या फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे? वो तो अट्रैक्ट नहीं होंगे। वो तो उस वक्त अट्रैक्ट होंगे जब उन्हें कोई इंसेंटिव नजर आ रहा होगा। हम तो इंसेंटिव के बजाय उन्हें डिग्रेड करने की कोई वोटिंग राइट्स भी नहीं दे रहे। तो अगर वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे, पहली बात तो ये कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑर्डिनरी शेयर्स के वोटिंग राइट्स ना हो? इसका जवाब है यस, पॉसिबल है। डिफरेंट क्लासेस में हैव डिफरेंट राइट्स। आगे चल के हम पढ़ेंगे ये राइट्स डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, इनमें वेरिएशन डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। तो हो सकता है कि कुछ क्लास को हमने वोटिंग राइट्स ना दी हो। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये, जरा लॉजिकली सोचिए, अगर वोटिंग राइट्स नहीं दिए हुए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों अट्रैक्ट होंगे भला? डेफिनेटली उनको वोटिंग राइट्स की बजाय कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा राइट्स दिए गए होंगे, जो कि क्लास ए और क्लास बी से ज्यादा होंगे। यानी वोटिंग राइट्स में क्लास ए और क्लास बी को प्रेफरेंस दे दी, उनको कह दिया कि ये भाई आप भी वोटिंग राइट्स आपके पास होंगे, क्लास सी के पास नहीं होंगे। जबकि क्लास सी को वोटिंग राइट्स के अलावा कुछ दूसरे राइट्स डेफिनेटली दिए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली क्लास ए और क्लास बी के शेयर होल्डर्स किसी ना किसी परस्पेक्टिव से, किसी ना किसी राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इफेक्ट हो रहे होंगे, थोड़ा डिग्रेड हो रहे होंगे। तो यहाँ पे करंटली आगे क्या बता रहा है, करंटली एसएल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन डू नॉट कंटेन सच क्लास ऑफ शेयर्स। करंटली एसएल के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों में कोई इस तरह की क्लास ऑफ शेयर्स नहीं है। इसका मतलब है हमें पता चल गया इसमें मेमोरेंडम की भी अल्ट्रेशन होगी, इसमें आर्टिकल्स की भी अल्ट्रेशन होगी। आगे कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स व्हिच द डायरेक्टर शुड टेक प्रायर टू इश्यूएंस ऑफ क्लास सी शेयर। पूछ रहा है बताइए डायरेक्टर्स को क्या स्टेप लेने हैं क्लास सी शेयर इशू करने से पहले, और खास तौर पे कह रहा है प्रोसीजर फॉर इशुएंस ऑफ शेयर इज नॉट रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये वो कह रहा है शेयर इशू करने का जो प्रोसीजर है मुझे वो ना बताओ मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन का क्या प्रोसीजर है। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्ट्रेशन दोनों को हम अलग-अलग डिस्कस करते हैं। मेमोरेंडम की अल्ट्रेशन किस तरीके से होगी, ये सेम प्रोसीजर है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था। आपने क्या करना है, पहले पावर होनी चाहिए आर्टिकल्स में कि आप मेमोरेंडम में कैपिटल क्लास की अल्ट्रेशन कर सके, फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है और रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज नोटिफाई करना है। अब इसके बाद आ जाए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करनी है तो क्या करना पड़ेगा आपको?
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को अल्टर करना पड़ेगा, यानी उसमें जो न्यू क्लास सी है इसके राइट्स को ऐड करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद चूंकि एक स्टेप एक काम और करना पड़ेगा जो यहां पे नोट करने वाला है, चूंकि क्लास सी के आने से क्लास ए और क्लास बी के राइट्स भी इफेक्ट हो रहे हैं। क्लियरली उसने क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ, लेकिन चूंकि फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है और उन्हें कुछ ना कुछ, एक तरफ हम राइट उनके कम कर रहे हैं वोटिंग राइट्स, तो दूसरी तरफ कुछ ना कुछ राइट्स उनके बढ़ाने पड़ेंगे अट्रैक्ट करने के लिए। तो जब इनके राइट्स बढ़ेंगे तो क्लास ए क्लास बी डेफिनेटली उनके राइट्स इफेक्ट हो रहे हैं, तो इफेक्टेड क्लास की 3/4 मेजोरिटी की अप्रूवल भी लेनी है, यानी क्लास ए और क्लास बी के जो टोटल शेयर होल्डर्स है इनकी 3/4 भी क्लास की भी अप्रूवल लेनी होगी। ये पॉइंट आपने अलहदा से लिखना है, ये पॉइंट आपने कि इफेक्टेड क्लास वाला। हालांकि थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको ये लग रहा होगा कि जब टोटल स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी तो उसमें जाहिर है क्लास ए और क्लास बी के शेयर होल्डर ही मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि एक लीगल प्रोविजन है और मैं चाह रहा हूं कि केस स्टडी में आप जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए जब किसी पार्टी किसी क्लास के राइट्स इफेक्ट हो रहे हो तो अफेक्टेड क्लास वाला पॉइंट आप जरूर लिखें, इसलिए यहां पे खास तौर पे मैंने इसका भी जिक्र किया। तो ये हमारा प्रोसीजर था मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन का जब न्यू क्लास ऑफ शेयर्स इशू हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आईकैप के स्टडी टेक्स्ट में भी ये क्वेश्चन एग्जांपल 6 ही है। Paradise Limited, upon passing a special resolution on August 20, 2010, made amendments in its articles of association affecting substantial rights associated with Class B shares of the company. तो बिल्कुल क्लास बी के राइट्स की क्या अल्टरेशन हो सकती है? इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। ला इसकी इजाजत देता है कि आप किसी भी क्लास के राइट्स को वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट करें, फ्यू एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स हैविंग ऑब्जेक्शन ऑन द स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन हालांकि पास होगी लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स को इतराज है इस पे, एंड इंटेंड टू फाइल एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट, और वो एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं कोर्ट में। किस लिए? सबसे अहम चीज, फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द अबव रेजोल्यूशन, कि जो रेजोल्यूशन शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करने के लिए पास हुई है उसकी कैंसिलेशन के लिए। क्या शेयर होल्डर के राइट्स को वेरी करने के लिए जो रेजोल्यूशन पास हुई है उसकी कैंसिलेशन हो सकती है? यस, कैंसिलेशन ला कहता है बिल्कुल उसकी भी कैंसिलेशन हो सकती है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। आगे कह रहा है, डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 स्पेसिफाइंग द फॉलोइंग। पहला, कंडीशंस व्हिच एग्रीव्ड शेयर होल्डर्स विल हैव टू कंप्लाई विद टू बी एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन इन द कोर्ट फॉर कैंसिलेशन ऑफ द अबव रेजोल्यूशन। 3 कंडीशन बताता है ला, 3 काम करने हैं। पहला, 10% ऑफ एग्रीव्ड शेयर होल्डर। याद रखिए जो रेजोल्यूशन को पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी ऑफ अफेक्टेड क्लास चाहिए, लेकिन उस रेजोल्यूशन की कैंसिलेशन के लिए 10% ऑफ अफेक्टेड क्लास के मेंबर चाहिए। और ये 10% इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी एक के पास अगर 10% या उससे ज्यादा शेयर्स है, और एक से ज्यादा मेंबर्स भी इकट्ठे होकर, यानी एक के पास 5% है, एक के पास 6% शेयर्स है, ये दोनों इकट्ठे होकर भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। at least 10% of affected class within 30 days of passing resolution कॉन्टेक्ट करें, और किसको कॉन्टेक्ट करें? कोर्ट को। ये क्राइटेरिया। और बी में कह रहा है, द मैटर विच द कोर्ट वुड कंसीडर while making a decision on the above application। अच्छा, नॉर्मली हम इस वाले पार्ट को भी ऊपर वाले पार्ट का हिस्सा बनाते हैं कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसमें शेयर होल्डर्स कैंसिलेशन के लिए अपील कर सकते हैं, तो उसमें क्राइटेरिया भी हम कवर करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे चूंकि पार्ट बी ने उसमें क्राइटेरिया अलग से पूछ लिया है कि कौन से मैटर कंसीडर करते हैं, तो इसलिए हमने अब ये क्राइटेरिया पार्ट ए में उसको नहीं बताना बल्कि पार्ट बी में बताना है। और इस क्राइटेरिया में 2 चीजें होती हैं। पहली चीज कि ये देखा जाता है कि कहीं कुछ मटेरियल फैक्ट्स तो विदहेल्ड नहीं किए गए थे जो अगर इन शेयर होल्डर्स को पता होते तो ये रेजोल्यूशन को प्रूव ना करते। और दूसरी चीज कि क्या कहीं इस रेजोल्यूशन के पास होने से अफेक्टेड क्लास के राइट्स जो है वो उनको कोई हार्म, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा। वो राइट्स लॉ की लैंग्वेज में अगर बोले तो अनफेयरली प्रेजुडाइज तो नहीं है टू द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर वो इफेक्ट कर रहे हैं शेयर होल्डर के राइट्स को तो कोर्ट बिल्कुल उनको कैंसिल कर देगा। क्राइटेरिया कोर्ट का ये होगा 2 चीजें, एक ये मटेरियल फैक्ट्स भी तो नहीं किए गए थे, और दूसरा राइट्स अनफेयरली प्रेजुडाइज तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, Directors of Pioneer Shipping Limited have decided to issue Class B ordinary share, which would have different rights. Different rights होंगे
एंड वुड बी इशू टू ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, और ए ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर को इशू किए जाएंगे। द एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल विल बी क्लासिफाइड एज क्लास ए शेयर, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स होंगे वो क्लास ए शेयर के नाम से कहलाए जाएंगे। अब ये डायरेक्टर्स ने फैसला किया, ये ज़हन में रखिएगा, डायरेक्टर हैव डिसाइडेड टू इशू। ए में करें इन द लाइट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल वेरिएशन राइट्स एंड प्रिविलेजेस रूल्स 2000 एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अब देखिए आपको इसी से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये उसने कौन सा लॉ पूछ लिया, भाई जो भी लॉ पूछा वो वही है जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी जो हमारे सिलेबस में चीजें हैं उसी में से पूछ रहा है, सिलेबस से हटके कुछ नहीं पूछ रहा। पहले में वैलिडिटी ऑफ डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ क्लास बी शेयर्स। तो याद रखिए एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल में डिफरेंट क्लासेस इशू कर सकती है, लेकिन उसकी अप्रूवल अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है, अगर तो वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होते ना मेमोरेंडम में तो फिर डायरेक्टर्स इशू कर सकते थे शेयर्स में, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर पहले ये रजिस्टर कराने पड़ेंगे मेमोरेंडम में और आर्टिकल्स में, और उसके लिए डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन नहीं चाहिए, बल्कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए मेंबर्स की। तो पहली चीज, डायरेक्टर की रेजोल्यूशन क्लास बी शेयर इशू करने के लिए वैलिड नहीं है, और इसके लिए शेयर होल्डर्स की स्पेशल रेजोल्यूशन की अप्रूवल चाहिए होगी। बी, द नेचर ऑफ वेरिएशन इन राइट्स एंड प्रिविलेजेस दैट मे बी अटैच्ड टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर। कौन कौन से वेरिएशन हो सकती है राइट्स एंड प्रिविलेजेस? देखिए राइट्स जो है वो डिफरेंट वे में वेरी किए जा सकते हैं, जैसे डिफरेंट शेयर्स के डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं, वोटिंग राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है कुछ शेयर्स को कम वोटिंग राइट्स मिले, कुछ को ज्यादा मिले, कुछ को अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, हो सकता है किसी शेयर होल्डर किसी क्लास ऑफ शेयर के वोटिंग राइट्स हो ही ना। राइट टू रिसीव नोटिस अटेंड जनरल मीटिंग, ये वेरी हो सकते हैं। कुछ शेयर होल्डर्स को हो सकता है हमने जनरल मीटिंग को अटेंड करने के राइट्स ना दिए हो। राइट टू रिसीव बोनस शेयर, राइट शेयर, इनमें वेरिएशन हो सकती है। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ शेयर्स, एक क्लास से दूसरी क्लास या एक काइंड से दूसरी काइंड में कन्वर्जन के राइट्स हो सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट राइट्स हो सकते हैं जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स को अटैच किए जा सकते हैं। बी में कह रहे हैं अहमद एंड फराज 9% एंड 10% शेयर होल्डिंग रिस्पेक्टिवली डू नॉट एग्री विद द इश्यूएंस ऑफ क्लास बी शेयर्स। ये दो शेयर होल्डर्स है, ये कह रहे हैं जी हम क्लास बी शेयर से राजी नहीं है ये शेयर इशू करने से। क्यों राजी नहीं है? इन देयर ओपिनियन दिस वुड एडवर्सली इफेक्ट देयर इंटरेस्ट। ये वही अनफेयरली प्रेजुडाइस वाली बात हो गई कि ये एडवर्सली इफेक्ट करेगा उनके इंटरेस्ट को। दो मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स आर इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, हालांकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो चुकी है लेकिन फिर भी ये दो शेयर होल्डर्स राजी नहीं है। तो अब क्या होगा? अब ये इन दोनों शेयर होल्डर्स को कोर्ट को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 एडवाइज द कोर्स ऑफ एक्शन व्हिच अहमद एंड फराज शुड टेक इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? वही जो हमने पहले पढ़ा कि एटलीस्ट 10%, जो कि यहाँ पे अली अहमद एंड फराज दोनों मिलके 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ये दोनों मिलके एप्लीकेशन फाइल करेंगे 30 दिन के अंदर अंदर। किसको एप्लीकेशन फाइल करेंगे? कोर्ट को। और उसमें आगे वो जो दो मैटर्स थे जो हमने पिछले क्वेश्चन में तो अलग पार्ट में बताए थे, यहाँ पे चूंकि वो अलग पार्ट नहीं है तो वो दो मैटर्स जो कोर्ट कंसीडर करता है कैंसिलेशन के लिए, वो भी इसी क्वेश्चन का हिस्सा हम बनाएंगे कि वो मटेरियल फैक्ट्स तो विदहेल्ड नहीं किए गए थे और राइट्स जो हैं वो उनको कोई हार्म तो नहीं शेयर होल्डर के राइट्स को पहुंचा, अनफेयरली प्रेजुडिस तो नहीं थे। ये दोनों मैटर्स भी इस क्वेश्चन सोल्यूशन का हिस्सा होंगे। जी आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कह रहे हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015 नो पर्सन शैल मेक ए पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस द कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस सबमिटेड बाय द इश्यूअर और ऑफरर ऑफ द सिक्योरिटी। तो बिल्कुल ये हमने रिक्वायरमेंट पढ़ी हुई है कि जब तक प्रोस्पेक्टस कमीशन अप्रूव नहीं करेगा तब तक उसको जनरल पब्लिक को इशू नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट में पैसे एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। डिस्कस द एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015। वो कह रहा है इसकी एक्सेप्शन बताइए, यानी एक्सेप्शन से मुराद क्या है, वो कौन से केसेस ऐसे होंगे जिनमें शेयर तो इशू किए जाएंगे लेकिन प्रोस्पेक्टस नहीं इशू किया जाएगा या प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल नहीं ली जाएगी। हमने वो केसेस बताने हैं जिनमें शेयर तो इशू किए जाएंगे लेकिन प्रोस्पेक्टस और उसकी अप्रूवल ये ऑब्टेन नहीं की जाएगी। तो याद रखें हमने वो लिस्ट पढ़ी हुई है कि जब शेयर इशू किए जाए प्राइवेट, कोई कंपनी इशू करे प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए से, जब वो शेयर इशू करे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एज राइट इशू, जब वो शेयर इशू करे एज बोनस डिविडेंड के तौर पे,
जब वो शेयर इशू करे अपने एम्प्लॉइज और उनके फैमिली मेंबर्स को, या जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शेयर इशू करे। ये कुछ केसेस हैं जिनमें लॉ ने स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। Next question 9. The board of directors of Tanveer Limited, a listed company, has decided to invite general public for the subscription of its securities and therefore it intends to issue or publish prospectus. बिल्कुल, ये listed company है तो जनरल पब्लिक को शेयर भी इशू कर सकती है और उसके लिए प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है। पूछ क्या रहा है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सिक्योरिटीज एक्ट 2015 एडवाइज द डायरेक्टर्स अबाउट द टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल फॉर द इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस में बी ऑब्टेन। टाइम फ्रेम बताना है कि कब अप्रूवल ऑब्टेन करनी है, एंड और दूसरी रिक्वायरमेंट भी है। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? टाइम फॉर विच प्रोस्पेक्टस में रिमेन वैलिड फॉर अप्रूवल। दो रिक्वायरमेंट्स उसने पूछी। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अप्रूवल कब ऑब्टेन करनी है। याद रखें, जो इंटेंडेड डेट होती है इश्यूएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस की, कि जिस दिन कंपनी ने अखबार में प्रोस्पेक्टस पब्लिश करवाना है, इश्यू करवाना है, जिस दिन उसने अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है, उससे प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से 21 दिन पहले प्रोस्पेक्टस कमीशन को सबमिट करवाया जाता है अप्रूवल के लिए। तो इसमें टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल फॉर द इश्यू प्रोस्पेक्टस में बी ऑब्टेन्ड, क्या टाइम फ्रेम है? 21 दिन प्रोस्पेक्टस इशू करने से पहले, जो प्रपोज डेट ऑफ प्रोस्पेक्टस है उससे पहले। यानी कमीशन को हमने तकरीबन 21 दिन का टाइम देना है कि वो हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ ले और उसकी अप्रूवल दे। और फिर कह रहा है टाइम फॉर विच द प्रोस्पेक्टस में रिमेन वैलिड फॉर अप्रूवल। और अगर एक दफा कमीशन अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद कितने अरसे तक ये अप्रूवल वैलिड रहेगी? याद रखें, दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक 60 डेज तक अप्रूवल वैलिड रहेगी। कमीशन की जो अप्रूवल होती है प्रोस्पेक्टस की, वो 60 डेज तक वैलिड होती है। लेकिन एग्जाम में सिर्फ 60 डेज नहीं लिखना, बल्कि इसके बाद अगली बात भी लिखनी है कि एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। आपको याद होगा कि जैसे हमने एजीएम में बात की थी एक्सटेंशन की, जब हमने फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सटेंशन की बात की थी, तो ला जहां जहां एक्सटेंशन की ऑप्शन देता है, हमने एग्जाम में भी अपने सोल्यूशन में वहां लिखना है कि नॉर्मल पीरियड तो ये है, लेकिन एक्सटेंशन ली जा सकती है। कभी एक्सटेंशन 1 महीने की होगी, कभी 15 दिन की होगी, जो भी है एक्सटेंशन। तो यहां पे भी प्रोस्पेक्टस वैलिड रहेगा 60 डेज के लिए, लेकिन उसके बाद भी एक्सटेंशन ली जा सकती है कमीशन से उसको अप्लाई करने के बाद। क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन वेदर द फॉलोइंग डिसीजन ऑफ कंपनी आर इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटी एक्ट 2015। बताना है कि ये डिसीजन जो है ये सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं है। तो देखते हैं क्या डिसीजन किया है। पहला डिसीजन, ए प्रोस्पेक्टस हैज बीन सबमिटेड टू कमीशन। कमीशन को सबमिट किया, बिल्कुल इसी को करना था, फॉर अप्रूवल, एंड एट द सेम टाइम कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू इट टू द जनरल पब्लिक, और एट द सेम टाइम जनरल पब्लिक को इशू करने का फैसला कर लिया। नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो अप्रूवल हुई ही नहीं है। याद रखिए, पहले कमीशन अप्रूव करेगा, अप्रूवल के बाद आप इसको जनरल पब्लिक को इशू कर सकते हैं। अप्रूवल के बाद चाहे तो सेम डे में जनरल पब्लिक को इशू कर दे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रूवल से पहले इशू नहीं कर सकते। ये नहीं है कि अभी कमीशन को जमा करवाया कि भाईजान अप्रूवल दे दो, और 21 दिन का टाइम होता है उसके पास, और अभी वो पढ़ रहा है और हमने दूसरी तरफ ये प्रोस्पेक्टस जनरल पब्लिक को इशू कर दिया। कमीशन पकड़ के मारेगा, कहेगा भाई मुझे पहले अप्रूव तो करने दो। बगैर अप्रूवल के प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते। तो ये सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक नहीं है डिसीजन कंपनी का। इसको पहले कमीशन से अप्रूवल ऑब्टेन करनी चाहिए, उसके बाद जनरल पब्लिक को इशू करना चाहिए। सेकंड, प्रोस्पेक्टस वाज अप्रूव्ड बाय कमीशन ऑन जनवरी 13, 2019। एग्जाम के क्वेश्चन में डेट्स का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टस कमीशन ने अप्रूव किया 23 जनवरी को। कंपनी कुड नॉट सर्कुलेट इट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजन एंड नाउ कंपनी हैज डिसाइडेड टू इशू इट ऑन अप्रैल 9, 2019। तो क्या अप्रैल 9 को इशू कर सकती है? अभी डिसीजन नहीं करना, पहले देख लीजिए। जब प्रोस्पेक्टस अप्रूव होता है तो कितने दिनों के लिए वैलिड होता है? 60 डेज के लिए। तो जनवरी 23 है, 60 डेज कब होंगे? जनवरी 23, फिर उसके बाद तकरीबन फरवरी 23 और तकरीबन मार्च 23 के आसपास। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ना एक एक दिन काउंट कर रहे होते हैं कि सर जनवरी के 31 दिन है और फरवरी के 28 दिन है, और जिस दिन अप्रूवल हुई उसको भी काउंट करना है या नहीं करना। काउंट करना होता है, वैसे काउंट करना है या नहीं करना। तो ये एग्जाम में नॉर्मली 99% केस स्टडीज में एक एक दिन की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। वो आपको रीजनेबल डिफरेंस के साथ डेट्स देता है, जिसमें 1-2 दिन की अगर आप गलती कर भी दे, आपकी केस स्टडी गलत नहीं होती। तो आपने इसमें परेशान नहीं होना, एक एक दिन काउंट करने की जरूरत नहीं। करना चाहे कर भी सकते हैं 60 डेज को, एग्जाम में आपका टाइम ही लगेगा। काउंट कर ले, 23 तारीख है पहला दिन, 24 दूसरा दिन, 25 तीसरा दिन, और इसी तरह सोन आगे चलते रहे। लेकिन अगर आप 60 डेज को वैसे रफली भी कैलकुलेट करें, और एग्जाम में रफली कैलकुलेशन भी चलती है, केस स्टडीज में एग्जैक्ट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं होती।
रफली कैलकुलेट करें, जनवरी 23 से फरवरी 23 एक महीना, और फरवरी 23 से मार्च 23, तकरीबन 60 डेज मार्च 23 के आसपास हो जाते हैं, 23 नहीं तो 25 हो जाएंगे। तो अब ये चूंकि पूरे मार्च के महीने में हो जाते हैं 60 डेज, और अप्रैल में लेके जा रहा है, यानी अप्रूवल एक्सपायर होगी है 60 डेज, उसके बाद इशू करने की बात हो रही है, तो ये इशू नहीं कर सकता। हाँ, एक ऑप्शन है, अगर ये कमीशन से एक्सटेंशन ले ले, क्योंकि प्रोस्पेक्टस अगर अप्रूव किया गया है 60 डेज का उसका वैलिडिटी पीरियड है, 60 डेज में इशू नहीं किया तो बाद में कमीशन से अप्रूवल ली जा सकती है। अगर कमीशन से अप्रूवल ले ले, कमीशन अप्रूवल दे दी उसने, तो फिर अप्रैल 9 को इशू किया जा सकता है, वरना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ऑन 25 फरवरी 2018 बदर लिमिटेड BL इन मूव टू लिस्ट शेयर ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रिसीव्ड अप्रूवल रिसीव कर लिया फ्रॉम किससे? कमीशन से। हाँ, कमीशन से अप्रूवल लेनी होती है, रजिस्ट्रार से थोड़ी लेनी होती है। फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस, कब अप्रूवल ऑब्टेन की? 25 फरवरी को। ये डेट ध्यान में रखिएगा, 25 फरवरी को अप्रूवल ली कमीशन से। अंडर द प्रोविडेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2015 एडवाइज BL विद रिगार्ड टू पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन द न्यूज़पेपर एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट। दो चीजों के बारे में पूछ रहा है कि हमने प्रोविजंस बताना है, एडवाइस करना है कंपनी को, किन दो चीजों के बारे में? एक, पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर, और दूसरा प्लेसमेंट ऑन कंपनीज वेबसाइट। इन दो चीजों के बारे में। तो क्या हमें सिर्फ इतना एडवाइस करना है कि पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस न्यूज़पेपर में प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करना चाहिए? यस करना चाहिए। और कंपनी की वेबसाइट पे भी इसको अपलोड करना चाहिए? यस करना चाहिए। क्या सिर्फ इतने एडवाइस करेंगे? नहीं, डेफिनेटली क्वेश्चन में वो हमसे रिक्वायर कर रहा है कि आप पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर के बारे में जो कुछ जानते हैं वो सारा कुछ बता दें। और इसी तरह प्लेसमेंट ऑन द कंपनीज वेबसाइट, प्रॉस्पेक्टस की प्लेसमेंट वेबसाइट पे कर रहे हैं तो उसके बारे में जो कुछ भी है वेबसाइट के बारे में, प्रॉस्पेक्टस का वेबसाइट पे अपलोड करने के बारे में जो कुछ भी लीगल प्रोविजन है वो सारी बता दीजिए। सिर्फ यहाँ पे यस यस नहीं करना। तो पहले हम प्रॉस्पेक्टस न्यूज़पेपर की बात करते हैं। बिल्कुल, न्यूज़पेपर जो है प्रॉस्पेक्टस जो है इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाना है, लेकिन आगे मजीद डिस्कशन लेके जाइए। भाई किस न्यूज़पेपर में? एक उर्दू में और एक इंग्लिश में, जो नेशन वाइड सर्कुलेशन रखता हो। और किस में? फोर्टनाइटली में नहीं, वीकली में नहीं, डेली न्यूज़पेपर में। डेली न्यूज़पेपर में 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश आपने इस प्रॉस्पेक्टस को पब्लिश करवाना है। और किस फॉर्म में? फुल फॉर्म में भी करवा सकते हैं, अब्रिज्ड फॉर्म में भी करवा सकते हैं, समराइज्ड फॉर्म में भी। न्यूज़पेपर में दोनों ऑप्शंस है, लेकिन इसके अलावा बाकी जगहों पे या जो वेबसाइट है इस पे फुल फॉर्म में अपलोड करते हैं। अब आते हैं वेबसाइट की तरफ। वेबसाइट में बिल्कुल अपलोड करना है। जिस दिन आपने पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, उसी दिन आपने अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड करना है। और वेबसाइट पे ये कब से कब तक अवेलेबल होगा? डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेकर जब तक सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं होती, डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेकर जब तक सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं होती तब तक प्रॉस्पेक्टस वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो ये दोनों प्रोविजंस हमने डिस्कस करनी है यहां पे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ऑन 4 फरवरी 2020 द कमीशन। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर डेट आपको नोट करवाई क्योंकि आगे मुझे पता नहीं था, मेरा ख्याल था कि डेट आगे यूज होगी, लेकिन उसने रिक्वायरमेंट जो है उसमें ये बताया क्लियरली, कोई उसने हमें ऐसी चीज नहीं पूछी जिससे हम इस डेट को यूज करें। वैसे आप ये बता सकते हैं कि जो पब्लिश कर सकती है कंपनी वो 25 फरवरी 2018 को ही पब्लिश कर सकती है, क्योंकि अप्रूवल मिल गई। अप्रूवल के बाद 60 डेज का पीरियड है। अप्रूवल के दिन भी पब्लिश कर सकते हैं या उसके बाद 60 डेज तक पब्लिश कर सकते हैं। अगर वो हमसे पब्लिकेशन की डेट पूछता ना कि कब पब्लिश कर सकते हैं, तो फिर हम उसे कहते हैं 25 फरवरी को या उसके बाद 60 दिन के अंदर अंदर पब्लिश करवा दो। लेकिन डेट की इस क्वेश्चन में कोई इतनी रेलिवेंस नहीं थी, लेकिन हम हर क्वेश्चन में डेट को जरूर नोट करेंगे क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में इसकी रेलिवेंस होती है। क्वेश्चन 12 में कह रहा है ऑन 4 फरवरी 2020, 4 फरवरी 2020 को क्या हुआ? कमीशन अप्रूव्ड द प्रॉस्पेक्टस ऑफ विक्ट्री लिमिटेड फॉर पब्लिक ऑफर ऑफ इट्स सिक्योरिटी। हाँ, तो बिल्कुल कमीशन ही अप्रूव करना होता है और रजिस्ट्रार ने थोड़ी करना है। अप्रूव कर दिया, ठीक है। अब क्या है? डायरेक्टर्स इंटेंड टू पब्लिश द प्रॉस्पेक्टस ऑन 10 अप्रैल। डायरेक्टर चाह रहे हैं 10 अप्रैल को हम इसको पब्लिश करें। तो मैं दिन गिन लूं, 4 फरवरी है, 4 फरवरी के बाद 4 मार्च, 4 अप्रैल, तो तकरीबन 60 दिन जो है ना वो 4-5 अप्रैल के आसपास हो रहे हैं। यहाँ पे अगेन नोट कीजिए कि वो आपको एग्जैक्ट डेट 60 डेज के आसपास नहीं ला रहा, बल्कि रीजनेबल गैप के साथ डेट दे रहा है, ताकि 1-2 दिन अगर काउंट करने में ऊपर नीचे हो जाए तो हमारी केस स्टडी गलत ना हो। तो डेट्स की कैलकुलेशन याद रखें, रफ एस्टिमेट भी आप लगा लें तो हमारी केस स्टडी सॉल्व हो जाती है। तो मेरा रफ एस्टिमेट ये कह रहा है 4 फरवरी के बाद जो 60 डेज बनते हैं
वो 4 अप्रैल को बनते हैं। 4 अप्रैल के बाद डायरेक्टर्स इशू करने का इरादा कर रहे हैं तो भाई 60 डेज पूरे हो गए, नहीं कर सकते, लेकिन रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करेंगे। करंट द प्रीमियम सिक्योरिटीज एक्ट 2005 एडवाइज द डायरेक्टर विद रिगार्ड टू फॉलोइंग टाइम फ्रेम विद इन विच प्रोस्पेक्टस में बी पब्लिश। 60 डेज में, पहले लीगल प्रीमियम लिख देंगे 60 डेज में या एक्सटेंडेड पीरियड अगर कमीशन ने एक्सटेंशन दी हो, और यहां पे फिर उसको काउंट करके बता देंगे कि 4 फरवरी के 60 डेज अप्रोक्सीमेटली, एग्जाम में अप्रोक्सीमेटली लिख के 4 अप्रैल के आसपास पूरे हो रहे हैं, 4 अप्रैल या उससे पहले पब्लिश कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस, या अगर कमीशन अप्रूवल दे दे एक्सटेंडेड पीरियड की तो फिर आप 60 डेज के बाद भी इशू कर सकते हैं। सेकंड, रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की रिक्वायरमेंट पूछे तो हमने जितनी भी रिक्वायरमेंट्स पड़ी हुई हैं पब्लिकेशन की, हम वो सारी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉस्पेक्टस पब्लिश किया जाएगा 1 उर्दू 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर में हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, और फिर इसके बाद एब्रिज्ड फॉर्म में या फुल फॉर्म में, दोनों फॉर्म में पब्लिश किया जा सकता है, और वेबसाइट पे भी अपलोड किया जाएगा फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन टिल डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्लोजर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड है, तो सारी रिक्वायरमेंट हम मेंशन कर देंगे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ड्यू लिमिटेड डीएल हैज पब्लिश्ड ए प्रॉस्पेक्टस ऑन मार्च 1 2। अच्छा डेट नोट कीजिए, इस दिन प्रॉस्पेक्टस पब्लिश हो गया है मार्च 1 को। अच्छा आगे क्या, सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ड्यू टू ओपन ऑन अप्रैल 5। सब्सक्रिप्शन लिस्ट अप्रैल 5 को ओपन होनी है। मैं जरा काउंट लीगल प्रोविजन अपने ज़हन में ले आऊं। सब्सक्रिप्शन लिस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, पब्लिश होने के बाद सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होगी, ये तो ठीक है, लेकिन कब, पब्लिश होने के 7 दिन बाद और 30 दिन से पहले पहले, नॉट अर्लियर देन 7 डेज एंड नॉट लेटर देन 30 डेज, 7 से 30 दिन के दरमियान में। तो यहां पे मार्च, तो इसका मतलब है ये सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी चाहिए थी 7 के बाद, यानी 8 मार्च से ऑनवर्ड और 30 मार्च से पहले पहले, ठीक है। ये 8 और 29 के दरमियान में सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी चाहिए थी, लेकिन ये कब हो रही है, अप्रैल के में। अगेन नोट कीजिए, उसने डेज आपको एग्जैक्ट 31 मार्च या 30 मार्च नहीं पूछा, बल्कि उसने मार्जिन रख के, मार्जिन ऑफ एरर दे के हमें 5 अप्रैल की डेट बताई है कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट 5 अप्रैल को। तो 5 अप्रैल को तो कंफर्म 30 दिन हो चुके होंगे, तो प्रॉस्पेक्ट जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन होनी चाहिए वो प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होने के 7 दिन के बाद और 30 दिन से पहले होनी चाहिए। ये तो 30 दिन के बाद ओपन, तो ये गलत हो रहा है, ये अन्याय है, इसके खिलाफ हमने एहतजाज करना है। क्या कह रहा है आगे, एक्सप्लेन वेदर द कंपनी इन कंप्लायंस विद प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द पब्लिकेशन ऑफ। नहीं नहीं, कंपनी कंप्लायंस में नहीं है, बल्कि इसे 30 दिन से पहले, पब्लिकेशन के बाद 30 दिन से पहले पहले सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन करनी चाहिए। हाँ, अगर कमीशन से इसने एक्सटेंशन ले लियो तो फिर और बात है, वरना ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं है। बी रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई द प्लेसेस वेयर डीएल इज रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल कॉपीज ऑफ इट्स प्रॉस्पेक्टस। कौन कौन सी जगह पे है जहां पे डीएल ने अपने कॉपीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस लिखवानी है, वो है पहले रजिस्टर्ड ऑफिस, और यहां पे ध्यान में रखिएगा रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस पे है, और किस जगह पे, स्टॉक एक्सचेंज में, और किस जगह पे, बैंकर्स टू द इशू, यानी जो भी बैंकर्स इन्वॉल्व हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, उनके पास प्रॉस्पेक्टस की कॉपी लिखवानी है। रेलिवेंट शेयर रजिस्ट्रार, कंसर्न्ड बैलेटर, शेयर रजिस्ट्रार, और एक भी था वो बहरहाल लिस्ट में है, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, आप उसमें देख लीजिएगा। मेरा ख्याल है एक छठा भी कोई था, शेयर रजिस्ट्रार, बैलेटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। तो इनके पास जो कॉपीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस हैं ये अवेलेबल करवाने हैं जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 इस पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन है। इसको गौर से आपने पढ़ना और समझना है। इसमें बेसिकली डेट्स हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि डेट्स याद करने में स्टूडेंट्स को हमेशा थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे उसने 3-4 इवेंट्स की डेट्स जो है वो मिक्स की हुई हैं, जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन मुश्किल लगता है, हालांकि मुश्किल है नहीं। अगर आपको याद होगा कि प्रॉस्पेक्टस कब अप्रूवल के लिए देना है, कब उसको पब्लिश करवाना है, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब ओपन होनी चाहिए, ये 2-3 डेट्स याद हैं, तो ये क्वेश्चन हलवा है बिल्कुल। बहरहाल स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। कह रहे डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड वांट टू अरेंज फाइनेंस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर टू जनरल पब्लिक। तो ठीक है, जनरल पब्लिक को शेयर इशू करना चाहें कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी थोड़ा ही है
कि जो शेयर इशू नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं है। डायरेक्टर्स वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2008। डायरेक्टर्स चाह रहे हैं कि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन हो, यानी जो पैसे मिलना शुरू हो, वो पब्लिक सब्सक्रिप्शन 7 अक्टूबर से लेट ना हो। नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर का मतलब 7 अक्टूबर से लेट ना, उससे पहले पहले हो जाए। अच्छा, ये उसने बोंगी मारी है मेरे ख्याल में, ये जो 7 अक्टूबर की डेट दे के, क्योंकि ये कंफ्यूज करने की उसने कोशिश की है बिला वजह। क्योंकि नीचे अगर आप देखें तो वो अलहदा से एक और डेट दे रहा है 4th पॉइंट में, पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर। जब नीचे बता दिया है कि उनका प्लान ये है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5 अक्टूबर को कमेंस होगी, तो ऊपर ये बताने की क्या जरूरत थी कि डायरेक्टर चाह रहे हैं कि 7 अक्टूबर से लेट ना हो। हालांकि 5 अक्टूबर 7 से पहले ही है, लेकिन पब्लिक सब्सक्रिप्शन के साथ 2 डेट्स दे दिए ना, तो एग्जाम में बैठ के स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। तो मेरे ख्याल में जो ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जब आपने नीचे लिख दिया है कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन 5 अक्टूबर से स्टार्ट होगी, तो ऊपर 7 अक्टूबर की डेट देने की पब्लिक कोई जरूरत नहीं थी। इससे एग्जाम में अगर मैं होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता कि यार पब्लिक सब्सक्रिप्शन पता नहीं 5 है, पता नहीं 7 है। थोड़ा सा वैसे मैं दिमाग लड़ाता तो मुझे पता चल जाता कि ऊपर उसने कहा है कि 7 से पहले पहले होगी, नीचे कंफर्म डेट दी है 5, कंफर्म डेट उसने नीचे दी है। लेकिन बहरहाल कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इस लाइन की, सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं थी। तो पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट नोट कर लीजिए, 5 अक्टूबर है। आगे कह रहे हैं, और ये ध्यान में रखिएगा, पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट और होती है, पब्लिकेशन की डेट और होती है। ये बल्कि 2-3 दफा बोले भी मेरे साथ और कहीं पे लिख भी ले कि पब्लिकेशन की डेट पहले है वो कुछ हो रहा है, और पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट बाद में है, ये डेट डिफरेंट है। पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की डेट कुछ और होती है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट कुछ और होती है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन की डेट होती है प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद 7 दिन और 30 दिन के दरमियान में, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कशन की थी। तो पब्लिकेशन का कंसेप्ट डिफरेंट है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट डिफरेंट है। आगे कह रहे हैं, मुबीन हु इज द कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रपोज्ड द फॉलोइंग शेड्यूल फॉर द पर्पस। मुबीन कंपनी सेक्रेटरी है, उसने ये शेड्यूल भेजा है। तो देखते हैं क्या शेड्यूल है इसका, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। कह रहा है ऑन 12 सितंबर 2018, 12 डेट है, इसको अंडरलाइन कर लूंगा मैं, हाईलाइट कर लूंगा। एक कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनी। और भाईजान रजिस्ट्रार को क्यों भेज रहे हो? पहली गलती पकड़ ली हमने। और रजिस्ट्रार को तो नहीं भेजना अप्रूवल ऑफ प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस की अप्रूवल तो कमीशन देता है, कमीशन को भेजना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर रजिस्ट्रार भी तो कमीशन का ही एक नुमाइंदा है, उसी के अंडर काम कर। नहीं, लॉ ने अथॉरिटीज बताई हुई हैं कि ये मैटर रजिस्ट्रार डील करेगा, ये मैटर कमीशन डील करेगा। तो नो डाउट रजिस्ट्रार कमीशन के सेटअप का एक हिस्सा है, लेकिन इसकी पावर डिफरेंट है, कमीशन की पावर डिफरेंट है। तो आपने इसको मिक्स नहीं करना। तो यहां पे पहली गलती, रजिस्ट्रार की बजाय कमीशन से अप्रूवल लेनी चाहिए। अच्छा, कह रहे हैं 12 सितंबर को भेजा मैंने, ये मैंने डेट नोट कर ली कि असूली तौर पे इसे भेजना चाहिए जो पब्लिकेशन की डेट है ना, उससे 21 दिन पहले, जब प्रॉस्पेक्टस पब्लिश होगा उससे 21 दिन पहले। चूंकि मेरे पास अभी तक प्रॉस्पेक्टस की पब्लिकेशन डेट नहीं आई, तो 12 सितंबर के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर सकता, आगे चल के शायद करना पड़े। कह रहा है फॉर ईज ऑफ एक्सेस कॉपीज ऑफ प्रॉस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन एट एसएल्स मेन शोरूम में अवेलेबल हो। The copies of prospectus shall be available for members at SL's main show। भाई शोरूम में क्यों prospectus अवेलेबल कर रहे हैं? शोरूम में prospectus, क्या लोग शोरूम में आके prospectus? नहीं 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 नहीं, लॉ क्या कहता है, कहां पे prospectus अवेलेबल करना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में, उसके शोरूम में नहीं, उसके हेड ऑफिस में नहीं, उसके ब्रांच ऑफिस में नहीं, कहां? रजिस्टर्ड ऑफिस में। तो ये दूसरी गलती उसने की, prospectus को शोरूम की बजाय रजिस्टर्ड ऑफिस में अवेलेबल करना है। The prospectus shall remain open for inspection from 28 सितंबर till 4 अक्टूबर। अब prospectus को कब तक अवेलेबल करना होता है? डेट ऑफ पब्लिकेशन से लेके क्लोजर ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन तक। पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था prospectus को कब तक अवेलेबल करना होता है लोगों के लिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर भी याद है आपको, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ prospectus से लेके क्लोजर ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन तक। तो यहां पे पता नहीं ये डेट्स जो है, मुझे चूंकि पब्लिकेशन डेट नहीं गिवन, तो इसलिए इसके ऊपर भी मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता।
आगे कह रहा है एट अ फी ऑफ ₹50। ना भैया, मुफ्त में प्रॉस्पेक्टस देना है, प्रॉस्पेक्टस मुफ्त में देना होता है, तो ये फीस भी आप चार्ज नहीं कर सकते। आगे कह रहा है प्रॉस्पेक्टस वुड बी पब्लिश्ड इन ए पॉपुलर नहीं, हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, फोर्टनाइटली नहीं, डेली। उर्दू मैगजीन, हाँ, लेकिन सिर्फ उर्दू मैगजीन नहीं, साथ ही साथ एक इंग्लिश मैगजीन में भी। 3 गलतियां होगी। 29 सितंबर, अच्छा मेरे पास डेट आ गई पब्लिकेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस की 30 सितंबर, तो मैंने जो ऊपर डेट्स छोड़ी थी उनके साथ कंपेयर कर सकता हूं। 30 सितंबर को पब्लिश करवा रहे हैं, तो अप्रूवल के लिए कब भेज रहे हैं? 12 सितंबर को। असूल के मुताबिक अप्रूवल के लिए कब भेजना चाहिए? प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन से 21 दिन पहले। प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी 30 सितंबर से 21 दिन पहले, और 30 सितंबर से बैकवर्ड आए 21 दिन पहले, तो ये क्या, ये 9 सितंबर के आसपास की डेट बनती है, 9-10 बनती है। अब अगेन यहाँ पे नोट कीजिए, उसने 21 दिन के हिसाब से हमें 2-3-4 दिन का मार्जिन दिया हुआ है, यानी अगर आप रफ एस्टिमेट भी लगाएं डेट्स के बारे में, फिर भी सही कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि 12 सितंबर 30 से 21 दिन पहले नहीं है, इसको तकरीबन कोई 8-9-10 सितंबर के आसपास कमीशन को अप्रूवल के लिए भेजा जाना चाहिए था। तो ये डेट भी गलत है, ये सही डेट नहीं है अप्रूवल के लिए भेजने के लिए, क्योंकि पब्लिकेशन की डेट 30 सितंबर है और ये उससे 21 दिन पहले अप्रूवल के लिए भेजा जाना चाहिए, तो ये भी गलत। और फिर उसके बाद कह रहा है, जो ऊपर एक दूसरी डेट भी हमने छोड़ी थी, प्रॉस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन 28 सितंबर टिल 4 अक्टूबर। और भाई अल्लाह के बंदो, पब्लिश करवा रहे हो तुम 30 सितंबर को, और शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए पब्लिकेशन से भी पहले प्रॉस्पेक्टस अवेलेबल कर दोगे 28 सितंबर को? नहीं 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 नहीं, नहीं। जिस दिन पब्लिश करेंगे प्रॉस्पेक्टस वेबसाइट पे भी उसी दिन, और जो बाकी प्लेसेस अभी थोड़ी देर पहले गिनवाई थी तब भी आपने उसी दिन उसको अवेलेबल करवाना है, उससे पहले नहीं करवाना। 30 सितंबर को पब्लिश करवा रहे हैं, तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आपने 30 सितंबर से ऑनवर्ड अवेलेबल करवाएंगे। 30 सितंबर से जब तक पब्लिक सब्सक्रिप्शन क्लोज नहीं होती, 28 सितंबर से नहीं करवा सकते। 28 सितंबर, तो ये भी गलती होगी। तो ये सारी गलतियां थी इस क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस कर ली। आप एक दफा फिर मैं रिकमेंड करता हूं कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक दफा खुद से भी यहाँ पे वीडियो पॉज करके एक दफा खुद से अटेम्प्ट करें, या जब सारी वीडियो कंप्लीट कर लें उसके बाद इसको एक दफा अपने हाथ से भी अटेम्प्ट करें, ये आपके बहुत से कंसेप्ट्स को रिवाइज करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेफॉर्म लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ रेजिंग मनी थ्रू इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एंड इंटेंड्स टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस। बिल्कुल प्रॉस्पेक्टस इशू करें, हमें क्या एतराज हो सकता है? कह रहा एडवाइज द मैनेजमेंट एज टू हु वुड बी लायबल अंडर द, हु वुड बी लायबल, कौन लायबल होगा अंडर द सिक्योरिटीज एट 2015 टू कंपनसेट द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर को कंपनसेट करने के लिए, इन केस देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन द प्रॉस्पेक्टस। अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई डेफिशिएंसी है, कोई मसला है, कोई गलती है, कोई प्रॉब्लम है और शेयर होल्डर को नुकसान हो गया, कौन कंपनसेट करेगा? एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस दिस लायबिलिटी वुड अराइज। दो चीजें पूछ रहा है, कौन करेगा और किन सर्कमस्टेंसेस में करेगा। अच्छा, एक पहले आपको ये क्लियर कर दूं, कौन नहीं करेगा। कमीशन कभी भी इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर को कंपनसेट नहीं करेगा अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई प्रॉब्लम आती है। कमीशन ये कहता है भाई अप्रूवल का ये मतलब नहीं है कि मैं गारंटी भी दे रहा हूं कि प्रॉस्पेक्टस ठीक है, नहीं, कह रहा है मोटा मोटा हमने चेक कर लिया होता है, बाकी प्रॉस्पेक्टस अपनी जो इन्वेस्टर्स है वो अपनी तसल्ली करके कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। तो एससीसीपी तो हरगिज लायबल नहीं होगा। तो कौन लायबल होगा? ला कहते हैं 3 लोग लायबल होते हैं, एवरी ऑफरर या इशूअर। ऑफरर या इशूअर कहते हैं उस कंपनी को जो प्रॉस्पेक्टस इशू कर रही है, और दूसरा एवरी डायरेक्टर ऑफ ऑफर और इशूअर, जो ऑफर और इशूअर का डायरेक्टर है, हर डायरेक्टर वो भी लायबल होगा। और तीसरा, इनके अलावा, डायरेक्टर के अलावा भी अगर किसी पर्सन ने प्रॉस्पेक्टस को साइन किया वो भी लायबल होगा। यानी बात होता है ना, डायरेक्टर के अलावा भी कुछ लोगों की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कंसर्ट पढ़ा था कि एक्सपर्ट की स्टेटमेंट इंक्लूड की जाएगी, तो अगर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट गलत साबित हो जाती है बाद में, तो एक्सपर्ट चूंकि प्रॉस्पेक्टस के साथ अटैच रहा है और इसकी स्टेटमेंट गलत हुई तो वो भी लायबल होगा। 3 लोग, एवरी ऑफर और इशूअर, डायरेक्टर ऑफ ऑफर और इशूअर, एनी पर्सन हु साइंड द प्रॉस्पेक्टस। किस सिचुएशन में, अगला क्वेश्चन, किस सर्कमस्टेंसेस में लायबल होगा? 3 चीजें अगर साबित हो जाती हैं तो ये लोग लायबल होंगे। पहली चीज, जो पार्टी थी उसने इस गलत इंफॉर्मेशन पे रिलाय किया, प्रॉस्पेक्टस में, गलत प्रॉस्पेक्टस पे। दूसरा, उस पार्टी ने शेयर्स को बाय किया इस गलत स्टेटमेंट की बेस पे, पहले रिलाय किया, उस पे रिलाय करते हुए शेयर को बाय किया, और शेयर को बाय करने के बाद उसे नुकसान भी हुआ इस मिस स्टेटमेंट या डेफिशिएंसी इन प्रॉस्पेक्टस की वजह से।
तो उस ये 3 चीजें कोर्ट में साबित कर दे तो कोर्ट बिल्कुल उस कंपनी के डायरेक्टर्स वगैरह को कहेगा लाओ भाई इन्वेस्टर्स को कंपनसेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 हमारा कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2007 ने ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस बतानी है किस चीज की, टू द फॉलोइंग जनरल रूल कि कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम द रजिस्ट्रार। कंपनीज यानी सारी कंपनीज, उसने ये नहीं कहा सिर्फ के पब्लिक है, उस स्टेटमेंट ये दे रहा है कि कोई भी कंपनी हो उसने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के बाद ही अपना सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद ही बिजनेस को कमेंस कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट, इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एज इट इज ये स्टेटमेंट सही नहीं है। कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जिन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्टेन नहीं करना फिर भी अपना बिजनेस कर सकती हैं। आपको याद होगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए होता है जो हैविंग शेयर कैपिटल है, उनके लिए रिक्वायर्ड होता है। तो किन कंपनीज का, यहाँ पे पूछा एक्सेप्शन बताओ, तो हमने वो कंपनीज बतानी है जिनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस किस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है? प्राइवेट कंपनी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा और किसके लिए? पब्लिक कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा और किसके लिए? ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड नहीं है। ये 3 तरह की कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 ये डिविडेंड से रिलेट कर रहा है, कह रहा है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू, रिस्ट्रिक्शन बतानी है किसके? विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, इससे फर्क नहीं पड़ता वो लिस्टेड है कि नहीं है, ये तो उसने यूं ही एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी, हमने उसे रिस्ट्रिक्शन बतानी है। तो रिस्ट्रिक्शन 3 रिस्ट्रिक्शन आपको याद होगा। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो डिविडेंड है वो कैपिटल एसेट्स को सेल करने से या इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से जो प्रॉफिट आता है उसका डिविडेंड पे नहीं किया जा सकता अनलेस के कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस यही हो और कंपनी में ने सिमिलर एसेट्स के अगेंस्ट में जो लॉसेस हुए हैं प्रॉफिट को उसके साथ सेट ऑफ कर दिया हो। पहली चीज ये, और आपने ये एक्सेप्शन लिखनी है सिमिलर नेचर बिजनेस वाली और सेट ऑफ वाली। दूसरी चीज, जो अनरियलाइज्ड गेन होता है इसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसकी वैल्यू मार्केट में बढ़ गई, तो वो आपका एक तरह से गेन तो है, लेकिन चूंकि आपने इस प्रॉपर्टी को बेचा नहीं, अभी यहाँ शेयर्स रखे हुए थे, उनकी वैल्यू बढ़ गई, आपने चूंकि इनको सेल नहीं किया, तो वो जो गेन है अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक उसको रिकॉर्ड तो कर सकते हैं आप, लेकिन वो अनरियलाइज्ड गेन होता है क्योंकि बेचा नहीं, प्रॉफिट आपके हाथ में भी नहीं आया। तो दूसरा, पहला था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कैपिटल नेचर, दूसरा है गेन ऑन अनरियलाइज्ड गेन ऑन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट वगैरह, और तीसरा जो डिविडेंड प्रपोज करेंगे डायरेक्टर, अप्रूव करेंगे मेंबर, और मेंबर डायरेक्टर के प्रपोज डिविडेंड से ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। ये भी पाबंदी है, कम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, उससे ज्यादा अप्रूव नहीं कर सकते। तो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, ABC Limited is engaged in manufacturing of trade soaps. During the year ended June 30, 2020, it made a net profit of rupees 48 million. 48 million का net profit हुआ, which is composed of following, जो कि इन 2 चीजों से मिलकर बना है। किससे? ऑपरेटिंग लॉस रुपीज 4 मिलियन। ऑपरेटिंग लॉस का मतलब होता है कि आपने जो रूटीन में सेल परचेज करते हैं इन्वेंट्री की, उससे आपको 4 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन फिक्स एसेट को बेचने से, लैंड को बेचने से 52 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। तो 4 मिलियन का लॉस, 52 मिलियन का प्रॉफिट, नेट 48 मिलियन का प्रॉफिट आ गया। क्या कैन कंपनी यूज दिस प्रॉफिट फॉर द ईयर टू पे डिविडेंड? इफ सो अप टू व्हाट अमाउंट? क्या कंपनी डिविडेंड नहीं कर सकती? क्यों? क्योंकि जितने का जितना भी प्रॉफिट है ये सारे का सारा सेल ऑफ लैंड, फिक्स एसेट्स को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से प्रॉफिट हुआ है। तो लॉ हमने ऊपर 17 में पढ़ा था, रिस्ट्रिक्ट करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल करने से जो प्रॉफिट होगा उससे आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये 52 मिलियन का जो प्रॉफिट है डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, इसलिए कंपनी इस साल कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकती, क्योंकि अगर आप ये इमूवेबल प्रॉफिट को निकाल लें तो उसके बाद बाकी लॉस ही लॉस बचता है, और लॉस में से डिविडेंड थोड़ी दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, काशिफ लिमिटेड केयर बाउट ए प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, दैट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फॉर रुपीज 50 मिलियन। 50 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है। एट ईयर एंड प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड टू रुपीज 58 मिलियन। ईयर एंड पे इसकी वैल्यू 58 मिलियन होगी, यानी 50 मिलियन का गेन, सॉरी 8 मिलियन का गेन हुआ यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड अंडर IAS 40 एंड ए गेन ऑफ रुपीज 8 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट लॉस। कैन
केएल पे डिविडेंड आउट ऑफ दिस गेन ऑफ ₹8 नहीं कर सकती। क्यों? देखिए 18 और 19 में फर्क यही है, 18 में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो था सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से। 19 में भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, दूसरी रिस्ट्रिक्शन है। कौन सी वाली? जिसमें वो कहता है कि अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो आप डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। चूंकि ये 8 मिलियन अनरियलाइज्ड है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, explain whether or not following statements are in accordance with the provisions of Companies Act 2017, support your answer with reasons। बताइए कि ये कंपनीज एक्ट के मुताबिक है कि नहीं। There is no restriction on declaration of dividend and the chief executive may declare dividend in the general meeting of the company out of any kind of profit। स्टेटमेंट गलत। पहली स्टेट करेक्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन एंड कंपनी कैन पे डिविडेंड आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट, गलत। देयर आर रिस्ट्रिक्शंस। कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? वो 3 रिस्ट्रिक्शन हम उसको बता देंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, अनरियलाइज्ड गेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, और मेंबर्स डायरेक्टर से एक्सीड नहीं कर सकते। फिर दूसरा कह रहा है चीफ एग्जीक्यूटिव में डिक्लेयर, ये स्टेटमेंट भी गलत, क्योंकि डिक्लेयर चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं करता, डिक्लेयर तो डायरेक्टर्स करते हैं और अप्रूव करते हैं मेंबर्स जनरल मीटिंग में। ठीक है, डायरेक्टर्स इसे डिक्लेयर करेंगे अपनी बोर्ड मीटिंग में और मेंबर्स फाइनल डिविडेंड को अप्रूव करेंगे जनरल मीटिंग में। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव वाली भी गलती है और नो रिस्ट्रिक्शन वाली भी गलती है। रिस्ट्रिक्शंस है वो रिस्ट्रिक्शन बता देंगे और ये भी बता देंगे चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर नहीं कर सकता बल्कि डायरेक्टर्स कर सकते हैं। 21, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिनार लिमिटेड, a listed company, had recommended a final dividend of 100% for the year एंडेड जून 30, 2000। ठीक है, डिविडेंड प्रपोज किया, बिल्कुल कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं डायरेक्टर्स। जस्ट अ वीक आफ्टर द नोटिस ऑफ एजीएम हैड बीन डिस्पैच्ड, कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉसेस, कंपनी को बहुत सा नुकसान हुआ ड्यू टू सर्टेन अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स एंड इनकर्ड हैवी लायबिलिटीज, और कंपनी को अच्छी खासी डस पड़ गई। अब वो कंपनी इज नाउ कंसीडरिंग द फॉलोइंग, अब कंपनी कह रही है भाई पैसे तो हमारे अब हमें चाहिए होंगे, हमारा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब 2 ऑप्शन है कंसीडर कर रहे हैं। पहला, रिड्यूसिंग द डिविडेंड अप टू 25%, डिविडेंड को रिड्यूस कर दिया जाए। दूसरा, डेफरिंग द पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द डिविडेंड फॉर 6 मंथ, यानी पहली ऑप्शन ये है कि डिविडेंड को कम करके 100% की बजाय कम करके 25% पे किया जाए। दूसरी ऑप्शन क्या है कि 25% अभी पे कर लें, डिविडेंड 100% ही रहे, 25 अभी पे कर लें, 75% 6 महीने के बाद पे कर लें। Can explain whether the company can exercise above option under the Companies Act 2017। तो हम इसमें लीगल प्रोविजन ये बता देंगे कि डिविडेंड को रिड्यूस तो किया जा सकता है लेकिन इसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, इसलिए कंपनी ए ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है कि मेंबर्स अगर चाहें तो जनरल मीटिंग में 100% से कम डिविडेंड को अप्रूव कर दे, जैसे 25% डिविडेंड भी अप्रूव कर सकते हैं, तो 25% डिविडेंड फिर आगे फर्दर पे किया जाएगा। लेकिन ये जो डेफर द पेमेंट वाली ऑप्शन है ये फॉर 6 मंथ, ये कंपनी एक्ट के मुताबिक नहीं है। कंपनी एक्ट ये कहता है कि जो डिविडेंड अप्रूव हो जाए तो उसके बाद लाजमी हो जाता है आपने कि आपने विद इन स्पेसिफाइड पीरियड आई कि आपने अपनी बुक में कहीं नहीं बताया, लेकिन जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उनके मुताबिक ये 15 दिन बनता है कि स्पेसिफाइड पीरियड 15 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे करना है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर डिविडेंड पे नहीं करते तो आपको पता है कि उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव को नुकसान पेनल्टी इंपोज की जाती है उसके ऊपर। तो कंपनी पहली ऑप्शन तो एक्सरसाइज कर सकती है, दूसरी ऑप्शन नहीं कर सकती। अगर एक दफा डिविडेंड अप्रूव हो गया तो उसके बाद वो डेफर नहीं हो सकता, 6 महीने तो दूर की बात है, वो 15 दिन से ज्यादा डेफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 जी, 22 में क्या कहता है? ऑन 31 जुलाई 2015 द डायरेक्टर्स ऑफ क्लब इंजीनियरिंग लिमिटेड CL, ए लिस्टेड कंपनी, डिक्लेयर्ड, डेट्स को अंडरलाइन कर लूं और स्टेटस ऑफ कंपनी अंडरलाइन कर लूं, डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर, इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर किया ₹5 पर शेयर का। However, before making payment of the dividend, अच्छा ये इंटरम डिविडेंड था, ज़हन में रखिए, और 31 जुलाई को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्होंने डेट ऑफ डिक्लेरेशन के बाद स्पेसिफाइड पीरियड यानी 15 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करनी है। However, before making payment of the dividend, the company suffered huge losses due to a massive fire in the factory।
पिछले कहानी जो थी पिछली केस स्टडी वाली, CFO has informed the board of directors about CL's inability to pay the dividend in time. CFO कह रहा है कि जी अब हम टाइम पे डिविडेंड पे नहीं कर सकते. अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2007 ब्रीफली डिस्क्राइब ए रिक्वायरमेंट when an interim dividend is deemed to have been declared. अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक होता है डिविडेंड प्रपोज होना, एक होता है डिक्लेयर होना. इंटरम डिविडेंड के केस में तो प्रपोजल और डिक्लेरेशन लैदा नहीं है, एक ही टाइम पे डिक्लेरेशन होती है. लेकिन फाइनल डिविडेंड में प्रपोज करते हैं डायरेक्टर्स और डिक्लेयर करते हैं मेंबर्स एजीएम में. यह है केस इंटरम डिविडेंड का. इंटरम डिविडेंड की डेट ऑफ डिक्लेरेशन कब होती है, ये डिपेंड करता है बुक क्लोजर हो रही है कि नहीं. अगर तो बुक क्लोजर हो रही है तो याद रखिए कि जो डिक्लेरेशन होगी वो बुक क्लोजर, कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर से होगी अगर बुक क्लोजर है. और अगर बुक क्लोज नहीं की जा रही, यानी शेयर ट्रांसफर बुक्स को क्लोज नहीं किया जा रहा, तो उस सूरत में जो डेट ऑफ डिक्लेरेशन होगी वो बोर्ड मीटिंग की डेट होगी. यानी इंटरम डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाएगा, ये हम दो हिस्सों में जवाब देंगे. अगर बुक्स क्लोज की जा रही हैं तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर की डेट पे, और अगर बुक क्लोज नहीं की जा रही तो जिस दिन बोर्ड मीटिंग हुई है उस दिन एज्यूम किया जाएगा कि इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है. बी, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. अगर स्टिपुलेटेड टाइम में डिविडेंड को पे नहीं किया जाता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. कॉन्सिक्वेंसेस आपको याद होगा 5 to 5, यानी 2 साल की इंप्रिजनमेंट होगी सीईओ को और 5 मिलियन रुपीस पेनल्टी होगी और 5 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. किसी भी दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं बन सकता. सी में कह रहा है सर्कमस्टेंसेस अंडर विच सीएल में नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे डिविडेंड टू सर्टेन शेयर होल्डर्स. कि वो कौन कौन सी केसेस है जब सीएल में नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, यानी अगर डिले हो भी जाए तो डिविडेंड टाइम पे अगर शेयर होल्डर्स को पे ना भी हो तो भी सीएल या उसका चीफ एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आपको याद होगा ये वो 5-6 कंडीशंस थी जो हमने याद किया हुआ था. कैसे, कोविड्स, क्योंकि डिविडेंड पे नहीं, डिविडेंड क्यों नहीं पे हुआ, कोविड्स, तो एक्रोनिम हमने बनाया कोविड. इसके स्पेलिंग थे COWIDS. सी मींस अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दी हो शेयर होल्डर ने, O मींस ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से, W मींस नॉन सेंडिंग ऑफ वारंट, W मींस वारंट, जो डिविडेंड वारंट है ये नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये कंपनी का फॉल्ट नहीं था. I मींस इंस्ट्रक्शंस ऑफ शेयर होल्डर कैन नॉट बी कंप्लाइड. D मींस डिस्प्यूट है एज टू राइट टू रिसीव शेयर्स. और S मींस के सेट ऑफ कर दिया गया है डिविडेंड को कोई अमाउंट जो कि शेयर होल्डर से रिकवरेबल थी. तो ये वो सर्कमस्टेंसेस हैं जिन केसेस में चीफ एग्जीक्यूटिव या कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती अगर वो डिविडेंड की पेमेंट ना कर पाए या विद इन द टाइम ना कर पाए. 23 ऑन 8 सितंबर 2018, डेट को मैंने अंडरलाइन कर लिया. द डायरेक्टर्स ऑफ शांति लिमिटेड ए लिस्टेड कंपनी है, डिक्लेयर्ड एन इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं ₹5 पर शेयर एंड अनाउंस बुक क्लोजर फ्रॉम 28 सितंबर. अब यहां पे उसने पिछले क्वेश्चन में नहीं बताया था, उसने बुक क्लोजर बता दिया 28 सितंबर से लेके 3 अक्टूबर तक होगा इंटरम डिविडेंड है. Under the provisions of Companies Act 2017 briefly describe when AL should pay the above dividend. बताइए कब जो डिविडेंड है वो पे करना चाहिए. Also state any 4 circumstances in which AL may not be considered to have committed an offence for non-payment of dividend. क्वेश्चन के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा कब पे करना चाहिए, तो हमें लॉ ने बताया हुआ है कि विद इन स्पेसिफाइड पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. अब स्पेसिफाइड पीरियड कितना है, 15 दिन. और डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है, इंटरम डिविडेंड है और बुक क्लोजर है. तो डेट ऑफ डिक्लेरेशन है, आप ये लिखेंगे रूल के फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर, यानी 28 सितंबर की डेट जो होगी ये है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और इसके 15 दिन के अंदर अंदर इंटरम डिविडेंड को पे करना है. फिर कह रहा है आल्सो स्टेट एनी 4 सर्कमस्टेंसेस व्हिच एल मे नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव कमिटेड ऑफेंस फॉर. वो 4 सर्कमस्टेंसेस बताइए जिनमें अगर पेमेंट डिले हो जाती है, पेमेंट नहीं होती तो भी कंपनी या सीईओ लायबल नहीं होगा. ये वही केसेस है जो 22 के पार्ट सी में थे, कोविड वाला. COWIDS, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना दे शेयर होल्डर, अब ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ डिविडेंड पे नहीं हुआ,
उसके बाद डिविडेंड वारंट सेंड नहीं किया गया, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी का फॉल्ट नहीं था, फिर उसका इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी कंप्लाइड, फिर उसके बाद डिस्प्यूट है और सेट ऑफ कर दिया गया इसको। 24 explain the exception to the following provisions and specified under the Companies Act 2017 where a dividend is declared by a company but is not paid within the period specified in Company Act 2017, chief executive of the company shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years with fine which may extend to 5 million rupees। और आगे एक और भी पेनल्टी है, 5 ईयर की डिस्क्वालिफिकेशन भी है। तो बहरहाल ये तो लीगल रूल हो गया ना। हमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसकी एक्सेप्शन बताओ। एक्सेप्शन का मतलब वो कौन से केसेस होंगे जब ये सारी चीजें अप्लाई नहीं होगी। डिविडेंड की पेमेंट में डिले तो हुआ, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड तो हुआ, लेकिन ये सजाएं नहीं मिलेंगी। ये कौन सा वाला केस है, ये वही है जो क्वेश्चन 23 का सेकंड पार्ट था, ये वाला पार्ट, और ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 22 का सी वाला पार्ट था। उसी का वो दोबारा आईकैप का ये फेवरेट टॉपिक लगता है जो बार बार वो पूछ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा इस चैप्टर का। कह रहा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जायंट इंडस्ट्री लिमिटेड GIL ए लिस्टेड कंपनी इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 25 फरवरी 2020 had approved 30% interim cash dividend, interim dividend पे की अप्रूव किया है for the shareholders. While approving the dividend payment, the board had authorized to adjust dividend payable to one of shareholders कामरान अहमद। उन्होंने कहा जी डिविडेंड को एडजस्ट कर दो against the amount due from him, against। तो मुझे बताइए क्या वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, हमने पढ़ा था कि वो अगर कोई लीगल अमाउंट ड्यू हो, रिकवरेबल हो, तो बिल्कुल इसको एडजस्ट किया जा सकता है, डिविडेंड को एडजस्ट किया जा सकता है अगेंस्ट अमाउंट रिकवरेबल। वो जो आपको एक्रोनिम बताया ना COWIDS, कोविड्स वाला, जिसमें डिविडेंड की पेमेंट नहीं करते, कोविड्स वाला, तो उसमें जो S था सेट ऑफ वाला, वो यही चीज थी कि अगर कोई लीगल अमाउंट रिकवरेबल हो किसी भी शेयर होल्डर से, तो डिविडेंड को उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ किया जा सकता है। उस सूरत में अमाउंट काउंटर एंट्री पास होगी, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। रिक्वायरमेंट्स में क्या कह रहा है, स्टेट व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इज डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड एंड द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ GIL रिगार्डिंग इट्स पेमेंट्स। कब इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। अगेन दोनों ऑप्शन बतानी है। अगर बुक क्लोजर किया गया है तो कमेंसमेंट ऑफ बुक क्लोजर की डेट, यानी बुक क्लोजर का जो पहला दिन होगा तब डिक्लेयर होता है इंटरिम डिविडेंड। और अगर बुक क्लोजर नहीं है तो बोर्ड मीटिंग की जो डेट होगी जिसमें डिविडेंड को डिक्लेयर किया गया है, तब अज्यूम किया जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है बोर्ड मीटिंग की डेट को। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है GIL की रिगार्डिंग इट्स, GIL की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि वो विद इन स्पेसिफाइड पीरियड शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की पेमेंट करे। स्पेसिफाइड पीरियड आईकैप स्टडी टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन ये कितना है, 15 डेज, 15 दिन फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन। बी में कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच डायरेक्टर्स में विदहेल्ड और एडजस्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। बताइए कौन सी सर्कमस्टेंसेस है जिनमें डायरेक्टर्स विदहेल्ड कर सकते हैं। वही सर्कमस्टेंसेस हमारी वो एक्सेप्शंस वाली, कोविड, COWIDS, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, वारंट सेंड नहीं हो सका, कंपनी का अपना फॉल्ट नहीं था, इंस्ट्रक्शन कंप्लाई नहीं हो सकी, और इसके बाद डिस्प्यूट था एज टू राइट टू रिसीव, और सेट ऑफ कर दिया गया। ये इसलिए बार बार मैं 2-3 दफा रिपीट किया ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये पॉइंट्स, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सी में कह रहा है लिस्ट द स्टेप्स व्हिच GIL वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू कामरान अहमद अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अगर कामरान अहमद को जो सेट ऑफ करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। यहाँ पे 2 स्टेप्स, एक तो ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि अमाउंट लीगली रिसीवेबल है, यानी कोई ऐसी अमाउंट जिसे लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करता उसके केस में सेट ऑफ नहीं कर सकते, बल्कि कोई लीगल अमाउंट रिकवरेबल है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ कर सकते हैं। और इसमें भी कमीशन से अप्रूवल लेंगे, कमीशन से इसकी अप्रूवल ली जाएगी कि हमने डिविडेंड को विदहेल्ड करना। याद रखें जो एक्सेप्शंस हैं उनमें हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि किसी भी एक्सेप्शन के केस में जब आप डिविडेंड को विदहेल्ड करते हैं ना, तो विद इन 45 डेज कमीशन को इतला देती होती है, उससे अप्रूवल लेनी होती है। ये कंसेप्ट आपको आईकैप की बुक के साथ भी मैं मैच करवा देता हूं। आईकैप की बुक में ये लिखा हुआ है इस जगह पे कि ये वो केसेस हैं जब नो ऑफेंस शैल बी, आईकैप की लैंग्वेज आपको पता है थोड़ी सी जरा मुश्किल होती है। नो ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन कमिटेड इन फॉलोइंग केस, कि इन सारे जो 1, 2, 3, 4 ये वही केसेस हैं, आगे भी चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया कोविड वाला। इसमें ऑफेंस नहीं होगा, यानी कंपनी का कोई कसूर नहीं होगा
if commission has on application of company within 45 days from the date of declaration of dividend, अगर कंपनी डिक्लेरेशन के 45 दिन के अंदर अंदर कमीशन को अप्लाई करे और कमीशन अप्रूवल परमिट कर दे, कंपनी को इजाजत दे दे, अब शेयर होल्डर से उसका पॉइंट ऑफ व्यू पूछ के, यानी कमीशन शेयर होल्डर को बुलाएगा, उसका मौकफ जानेगा और फिर उसके बाद कंपनी को इजाजत दे देता है, तो कंपनी ये डिविडेंड, इन केसेस में डिविडेंड को विदहेल्ड कर सकती है। यानी यहाँ पे अहम चीज ध्यान में रखिए कि जब डिविडेंड को विदहेल्ड करना है तो विद इन 45 ऑफ डिक्लेरेशन कमीशन से एप्लीकेशन पे इजाजत लेनी है, शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको मैच क्यों करवाया, हालांकि बाकी तो सोल्यूशन मैच नहीं करवाए, वो इसलिए कि इस पार्ट में जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आई कैप का जो जैसी सोल्यूशन वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। यानी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और जो आई कैप का स्टडी टेक्स्ट है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डिविडेंड को विदहेल्ड कर सकते हैं अगर वो लीगल अमाउंट हो और कमीशन से इजाजत ले ली जाए, जबकि जिस बंदे ने वो जैसी सोल्यूशन बनाया है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि कमीशन से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस शेयर होल्डर से इजाजत लेने की जरूरत है जिसका डिविडेंड विदहेल्ड किया जा रहा है। और भाई वो शेयर होल्डर क्यों इजाजत देगा? अगर मैंने किसी के पैसे देने भी है कंपनी के और कंपनी मुझसे पूछेगी, मैं पागल हूं जो कंपनी को कहूंगा हाँ हाँ पैसे एडजस्ट कर लो? मैं तो उसे कहूंगा भाई मैंने जो तुम्हें देने हैं वो बाद में देखेंगे, पहले तुमने जो मुझे पैसे देने हैं वो तो मुझे ला के दो। तो ये इलॉजिकल लगता है कि शेयर होल्डर से ही कंपनी इजाजत ले रही है, शेयर होल्डर से नहीं बल्कि कमीशन से इजाजत लेनी चाहिए। आई कैप का स्टडी टेक्स्ट भी यही कहता है, हमारी बुक भी यही कहती है, और लॉ जो है कंपनीज एक्ट वो भी यही कहता है। लेकिन बहरहाल जिसने जैसे सोल्यूशन बनाया, मैं कमेंट उसके ऊपर मजीद कुछ नहीं करना चाहता, उसका ख्याल कुछ हो रहा है, और मेरे ख्याल में जो परमिशन एससीसीपी से लेनी चाहिए ये पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर है और हमें यही लिखना चाहिए। तो ये थे जी हमारे चैप्टर 14 के सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस जो हमारे आई कैप की बुक में शामिल हैं। वन बाय वन हमने सबको डिस्कस कर दिया। उम्मीद है आपकी कुछ रिवीजन भी होगी और जो केस स्टडीज अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम थी वो भी आपको समझ आ गई होंगी। एक दफ़ा खुद से भी इन सारी केस स्टडीज को गो थ्रू कर लीजिएगा। ये वाली वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह मैं चैप्टर 15 और चैप्टर 16 के जो पास्ट पेपर के क्वेश्चन हैं इनकी भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह हाफिज़।